बीकॉम पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों का कॉरपोरेट अकाउंटिंग की क्लास में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक हमने प्रति अंश मूल्य ज्ञात करते समय ये सीखा कि जब कंपनी ने केवल इक्विटी अंश ही निर्मित कर रखे हों तो उस दशा में हम प्रति अंश मूल्य किस प्रकार से ज्ञात करते हैं और उसकी विभिन्न परिस्थितियों में हमने प्रति अंश मूल्य ज्ञात करना सीखा। इससे आगे बढ़ते हुए आज हम कि मान लीजिए जब कंपनी ने इक्विटी अंशों के साथ साथ पूर्वाधिकार अंश भी निर्मित कर रखे हों तो उस दशा में प्रति अंश मूल्य हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक भी है कि जब कंपनी ने पूर्वाधिकार अंश भी निर्मित कर रखे हों तो प्रति अंश मूल्य हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। प्रति अंश मूल्य ज्ञात करना कि यदि कंपनी ने इक्विटी और पूर्वाधिकार दोनों ही प्रकार के अंश निर्मित कर रखे हों तो इक्विटी अंशों के मूल्यांकन के लिए पूर्वाधिकार अंश पूंजी व इन पर बकाया लाभांश दोनों को ही शुद्ध संपत्तियों में से कम किया जाएगा और शेष रही शुद्ध संपत्तियों में इक्विटी अंशों की संख्या का भाग देकर प्रति इक्विटी अंश ज्ञात किया जाएगा, जैसा कि इससे पूर्व हम कर चुके हैं। एक बात ध्यान रखें कि निजी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी है अपने अंतर नियमों में पूर्वाधिकार अंशों को प्रदत्त पूर्वाधिकार में से किसी भी पूर्वाधिकार पर प्रतिबंध लगा सकती है। तो ऐसी स्थिति में अंशों का मूल्यांकन हम ये जो कुछ परिस्थितियां हैं उनमें से किसी भी प्रकार से किया जा सकता है। अब परिस्थितियां क्या हो सकती है कि मान लीजिए कि जब पूर्वाधिकार अंशों को अंतर नियमों के अनुसार पूंजी और लाभ दोनों के संबंध में पूर्वाधिकार हो। यदि पूर्वाधिकार अंशों को अंतर नियमों के अनुसार केवल पूंजी के संबंध में पूर्वाधिकार हो, लाभों के संबंध में नहीं हो। यदि पूर्वाधिकार अंशों के अंतर नियमों के अनुसार केवल लाभांश के संबंध में पूर्वाधिकार हो और यदि पूर्वाधिकार अंशों को अंतर नियमों के अनुसार कोई पूर्वाधिकार न हो तो ये कुछ विशेष परिस्थितियां जो है उत्पन्न हो सकती है। परिस्थिति के अनुसार हमें अलग अलग परिस्थिति के अनुसार हमें अंशों का मूल्यांकन करना होगा। तो उसमें हम सबसे पहले लेते हैं कि जब पूर्वाधिकार अंशों को अंतर नियमों के अनुसार पूंजी और लाभांश दोनों के संबंध में पूर्वाधिकार हो, उस समय हम क्या करेंगे कि पूर्वाधिकार अंशों की जो पूंजी है और उनके ऊपर जो बकाया लाभांश है उन दोनों को जोड़ करके हम नेट असेट्स में से माइनस करके जो नेट असेट्स बचती है उसको हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू ऑफ पर इक्विटी शेयर्स आ जाएगा। यानी कुल मिला के चूंकि पूर्वाधिकार अंशधारियों को पूंजी और लाभांश दोनों के संबंध में पूर्वाधिकार प्राप्त है, इसलिए समता अंशधारियों को पूंजी और लाभांश बांटने से पूर्व पूर्वाधिकार अंशधारियों को पूंजी और लाभांश में पूर्वाधिकार देना होगा। तो वैल्यू पर इक्विटी शेयर्स जो फॉर्मूला है यहाँ पर, वैल्यू पर इक्विटी शेयर्स इज इक्वल टू नेट असेट्स। नेट असेट्स हम उसी प्रकार से ज्ञात करेंगे जो हमने अभी तक किया है। सेम वही परिस्थितियां हैं कि संपत्ति पक्ष के आधार पर या चिट्ठे के दायित्व पक्ष के आधार पर हम जो है नेट असेट्स का मूल्य ज्ञात करेंगे। उसमें से हम माइनस कर देंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस एरियर ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, यानी पूर्वाधिकार अंशों पर जो बकाया लाभांश अगर है तो वो हम माइनस कर देंगे। तो जो बचेगी उस नेट असेट्स की वैल्यू में हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स का भाग दे देंगे तो हमारे पास वैल्यू पर इक्विटी शेयर्स आ जाएंगे। इसी प्रकार अगर वैल्यू पर प्रेफरेंस शेयर्स हमें ज्ञात करना है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस एरियर ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, यानी पूर्वाधिकार अंश पूंजी और उसके ऊपर बकाया लाभांश, इन दोनों को जोड़ करके हम नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कितने प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनका भाग दे देंगे तो हमारे पास वैल्यू पर प्रेफरेंस शेयर्स आ जाएगी।
यदि पूर्वाधिकार अंशों को अंतर नियमों के अनुसार केवल पूंजी के संबंध में ही पूर्वाधिकार है, मान लीजिए इस प्रकार के अंश हैं कि जिनके ऊपर लाभांश अगर बकाया हो जाता है तो वो पूर्वाधिकार नहीं रहता है, जिसको हम असंचयी पूर्वाधिकार अंश कह सकते हैं, जिनके ऊपर लाभ संचय नहीं होता है। तो उस दशा में जब लाभों के संबंध में पूर्वाधिकार नहीं है, केवल पूंजी के संबंध में ही पूर्वाधिकार है, तो उस दशा के अंतर्गत हम केवल प्रेफरेंस शेयरों की जो पूंजी है, अधिमान अंशधारियों की जो पूंजी है, उसी को माइनस करेंगे, न कि बकाया लाभांश को, क्योंकि बकाया लाभांश होगा ही नहीं, क्योंकि उनको पूर्वाधिकार नहीं होता है। तो नेट असेट्स माइनस प्रेफरेंस शेयर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो इस स्थिति में हमारे पास वैल्यू पर इक्विटी शेयर्स आ जाएगा कि जब केवल पूंजी के संबंध में पूर्वाधिकार हो। और वैल्यू पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ऐसी स्थिति में पूर्वाधिकार अंशों का मूल्य उसके प्रदत्त मूल्य के बराबर ही होगा, पेड अप वैल्यू के बराबर होगा। यदि अब तीसरी कंडीशन आती है कि यदि पूर्वाधिकार अंशों को अंतर नियमों के अनुसार केवल लाभांश के संबंध में ही पूर्वाधिकार है, पूंजी के संबंध में पूर्वाधिकार नहीं है, तो उस दशा में हम कि जो बकाया लाभांश है केवल उसी को हम माइनस करेंगे। वैल्यू पर इक्विटी शेयर्स बराबर नेट असेट्स माइनस एरियर ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स प्लस नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। यानी यहाँ पर दोनों को जोड़ करके हम अधिमान अंशधारियों और समता अंशधारियों को दोनों को जोड़ करके दोनों की संख्या का भाग हम नेट असेट्स के अंतर्गत दे देंगे, जो कि बकाया पूर्वाधिकार अंशों का जो लाभांश है वो माइनस करने के बाद आती है। ऐसी दशा में पूर्वाधिकार अंश का मूल्य इक्विटी अंश के मूल्य से अधिक होगा। वैल्यू पर प्रेफरेंस शेयर्स बराबर वैल्यू पर इक्विटी शेयर्स प्लस एरियर ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, क्योंकि उनका जो बकाया लाभांश है वो भी प्रति अंश अधिमान अंश जो है वो जुड़ जाएगा। और चौथी कंडीशन है कि यदि पूर्वाधिकार अंशों को अंतर नियमों के अनुसार कोई भी पूर्वाधिकार अगर प्राप्त नहीं हो, ना तो पूंजी के संबंध में और ना ही लाभों के संबंध में कोई पूर्वाधिकार प्राप्त नहीं है, तो उस दशा में हम नेट असेट्स में जो है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स और नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स दोनों को जोड़ करके नेट असेट्स में हम उसको भाग दे देंगे, तो हमारे पास वैल्यू पर शेयर आ जाएगा। उपयुक्त स्थिति में दोनों प्रकार के अंशों का जो मूल्य है वह समान होगा। तो अब ये जो तीसरी और चौथी कंडीशन है, इस तीसरी और चौथी कंडीशन की दशा में यदि पूर्वाधिकार अंशों और इक्विटी अंशों का अंकित मूल्य अलग अलग हो, तो दोनों की कुल प्रदत्त पूंजी के अनुपात में पेड अप कैपिटल के जो प्रोपोर्शनेट पेड अप कैपिटल है उस अनुपात में विशुद्ध संपत्ति को हम विभाजित करेंगे और ज्ञात राशि से संबंधित अंशों की संख्या का भाग लगा करके प्रति अंश मूल्य ज्ञात कर लेंगे। स्पष्ट है कि ये जो तीसरी और चौथी कंडीशन है उस दशा के अंतर्गत जहां हम एक साथ हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स और नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को जोड़ करके वैल्यू पर शेयर निकाल रहे हैं, तो उस दशा में हम नेट असेट्स को हम उनकी जो पेड अप कैपिटल है उस पेड अप कैपिटल के रेशियो में बांट लेंगे नेट असेट्स को, और उसके बाद नंबर ऑफ शेयर्स का भाग दे करके वैल्यू पर शेयर ज्ञात कर लेंगे। तो साथियों, ये जो नियम थे कि हम अगर पूर्वाधिकार अंशों भी अगर निर्मित कर रखे हो कंपनी ने, तो किस प्रकार से वैल्यू हम पर शेयर्स ज्ञात करेंगे। एक प्रश्न भी आपकी स्क्रीन के ऊपर है। शेयर कैपिटल दे रखी है 2 लाख रुपए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 80,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच फुल्ली पेड अप 8 लाख रुपए है। सरप्लस दे रखा इन P&L स्टेटमेंट, डिवेंचर्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंड क्रेडिटर्स, फिक्स असेट्स एट कॉस्ट 12 लाख, करंट असेट्स है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स है। पूर्वाधिकार अंशों पर 2 वर्षों से लाभांश बकाया है। स्थायी संपत्तियों का वसूली मूल्य 10,50,000 है, चल संपत्तियों का 1,50,000 है। इक्विटी अंशों और पूर्वाधिकार अंशों का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये 4 कंडीशंस आपको दे रखी है कि पूर्वाधिकार अंशों को पूंजी और लाभांश दोनों के संबंध में पूर्वाधिकार है। पूर्वाधिकार अंशों को मात्र पूंजी वापसी के संबंध में पूर्वाधिकार है। पूर्वाधिकार अंशों को मात्र लाभांश
प्रांकित के संबंध में पूर्वाधिकार हैं और प्राप्त करने के संबंध में पूर्वाधिकार अंशों को न तो पूंजी के संबंध में और न ही लाभांश के संबंध में पूर्वाधिकार हैं। तो ये 4 कंडीशन है, चारों कंडीशन अपन पहले पढ़ चुके हैं, उन्हीं के आधार पर हमें इस प्रश्न को सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसके अंतर्गत नेट असेट्स ज्ञात करेंगे। नेट असेट्स ज्ञात करने के लिए हम एसेट साइड ले सकते हैं। एसेट साइड में कैलकुलेशन नेट असेट्स, फिक्स असेट्स दे रखी आपकी रिलाइजेबल वैल्यू 10,50,000 रुपये, जो रिलाइजेबल वैल्यू है वही ली जाएगी। करंट असेट्स रिलाइजेबल वैल्यू 1,50,000, तो हम 1,50,000 ले लेंगे। टोटल संपत्ति, टोटल एसेट्स आती है हमारे पास 12 लाख रुपए, क्योंकि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स ये कृत्रिम संपत्तियां हैं, इनको हम नहीं लेंगे यहाँ पर नेट असेट्स ज्ञात करते। इसमें से हम जो हमारे दायित्व है वो घटा देते हैं कि डिवेंचर्स 1 लाख रुपए के डिवेंचर्स एंड क्रेडिटर्स 1 लाख रुपए क्रेडिटर्स, दो ही माइनस होंगे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लेस नहीं होगा, क्योंकि हमने स्थायी संपत्तियों का जो है बाजार मूल्य लिया है, रिलाइजेबल वैल्यू ली है, तो मूल्य ह्रास जो आयोजन है उसको हम नहीं घटाएंगे। तो कुल मिला के 2 लाख घटते हैं, तो नेट असेट्स आती है आपके यहाँ पर 10 लाख रुपए। अब हम चारों कंडीशंस के अंतर्गत वैल्यू ऑफ शेयर्स ज्ञात करते हैं। पहली कंडीशन है पूर्वाधिकार अंशों को पूंजी और लाभांश दोनों के संबंध में पूर्वाधिकार है। तो इसमें जैसे कहा कि पूर्वाधिकार अंशों पर 2 वर्षों से लाभांश बकाया है, तो हमने बकाया लाभांश ज्ञात करना होगा। 2 लाख रुपए की पूंजी है, 10% इनके ऊपर जो है रेट दे रखी है प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड की, तो 2 लाख का जो 10% है तो आपके यहाँ पर 20,000 आता है। 2 वर्षों का डिविडेंड अगर देखें तो 40,000 रुपये डिविडेंड आता है। इस दशा में हम वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ज्ञात करेंगे। नेट असेट्स माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस एरियर ऑफ डिविडेंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। नेट असेट्स हमारे पास 10 लाख आई है, इसमें से हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख रुपए और उसका बकाया लाभांश 40,000, 2,40,000 माइनस करते हैं तो 7,60,000। इसमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 80,000 है, उससे हम डिवाइड करते हैं तो 9 रुपये 50 पैसे प्रति अंश मूल्य आ जाता है पर शेयर। और प्रेफरेंस शेयर्स का जो मूल्य होगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस एरियर ऑफ डिविडेंड दोनों को जोड़ के नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में डिवाइड कर देंगे हम। 2 लाख प्लस 40,000 डिवाइड बाई 20,000 शेयर्स हैं, तो 12 रुपये प्रति अंश आता है। दूसरी कंडीशन, जब केवल पूंजी वापसी के संबंध में पूर्वाधिकार हो तो केवल पूंजी ही माइनस होगी। नेट असेट्स माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। 10 लाख माइनस 2,80,000 यानी 10 रुपये मूल्य जो है इक्विटी शेयर्स का मूल्य आता है, और पूर्वाधिकार अंश का मूल्य आएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। 2 लाख डिवाइड बाय 20,000 शेयर्स हैं, तो 10 रुपये यहाँ पर मूल्य आता है। तीसरी कंडीशन, यदि अंशों को केवल लाभांश प्राप्ति का पूर्वाधिकार है तो केवल जो बकाया लाभांश है उसी को हम माइनस करेंगे। नेट असेट्स माइनस एरियर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। 10 लाख माइनस 40,000 जो है बकाया लाभांश, और उसको हम डिवाइड कर देंगे 9,60,000 को 80,000 प्लस 20,000, 80,000 इक्विटी शेयर्स और 20,000 प्रेफरेंस शेयर्स, कुल मिला के 9 रुपये 60 पैसे। वैल्यू पर प्रेफरेंस शेयर्स, वैल्यू पर इक्विटी शेयर्स प्लस एरियर ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, 9 रुपये 60 पैसे आता है। प्लस इसमें हम 40,000 डिवाइड करेंगे एरियर को, 20,000 अंशों से 2 रुपये आता है, तो प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू जो आती है वो आती है 9 रुपये 60 पैसे प्लस 2 रुपये यानी 11 रुपये 60 पैसे। इसी प्रकार चौथी कंडीशन कि जब प्रेफरेंस शेयर्स को पूर्वाधिकार अंशों को कोई पूर्वाधिकार प्राप्त नहीं है, ना तो लाभांश के संबंध में और ना ही पूंजी के संबंध में, उस दशा में हम नेट असेट्स में हम डिवाइड कर देंगे किससे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स और नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। 10 लाख को हम 80,000 प्लस 20,000 यानी 1 लाख से डिवाइड करते हैं तो 10 रुपये प्रति अंश यहाँ पर मूल्य आता है। तो ये चारों कंडीशंस थी मित्रों, जिसके अंतर्गत हम प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स का मूल्य ज्ञात करते हैं। इसको देखें, समझें, सुने, सीखें। कोई समस्या हो तो मेरे से संपर्क करें। धन्यवाद।